भरत चरित्र कलम नहीं इतनी बलवान, जी तुच्छ जन क्या लिखेगा, भरत भाव महिमा महान। भरत का चरित्र लिखना भी एक बड़ी मुश्किल काम है, इसलिए मैं भरत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं ये भी नहीं है। जी जी लेकिन जी। ये जो आपने प्रश्न किया, इसमें जी मैं सही बोलूंगा कि मांडवी जो थी, और मांडवी पे जो कुछ मैं लिखा हूं वो मेरी पत्नी है। कहीं भी मांडवी के विषय में मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि मांडवी के विषय में, उसके वियोग वर्णन में न रामचरितमानस में कहीं वर्णन है, न रामायण में वर्णन है, कहीं भी वर्णन नहीं है। ये प्योरली मेरी कल्पना है। और वो कल्पना आई कहां से? इस मिसेज की वजह से आई, मेरी पत्नी की वजह से आई। ये जब फोन करती थी, क्या दर्द हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, वही परिकल्पना लेकर के मैंने अपना जी 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 जी। 24 पेज का है, 24 पेज का मांडवी व्यूह वर्णन। जी जी हाँ, जी ये जरूरी है कि मैंने कुछ कल्पना का भी सहारा लिया है। जी। एयरफोर्स ज्वाइन किया, एक सैनिक का लाइफ बिताया। लेकिन ठीक है, कुल मिलाकर के मुझे इसके लिए कोई गिल्टी कॉन्शियस नहीं है। मैंने देश का सेवा किया है और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से सेवा किया है जिसमें कोई ये नहीं कर सकता कि ये लोग बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्टाचारी। बिल्कुल एक बिल्कुल। गर्व होता है कि मैं सैनिक रहा हूँ, सही एक गर्व बात। होता है कि मैं एक सैनिक अधिकारी हूँ। आज भी कहीं जाते हैं तो एक रेस्पेक्ट के भाव से देखा जाता है। फ्रांस का जो डायमीटर है वो 1000 किलोमीटर का है, सोच लीजिए, अपने यूपी से भी छोटा है। जी लेकिन फिर भी वो इतना डेवलप क्यों, फिर भी इतना उन्नत क्यों है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हमसे ऊपर क्यों है? बिल्कुल इस चीज को स्टडी किया। मतलब मैं स्टडी के अलावा जो टाइम गुजर मिलता था मुझे पढ़ने के लिए, पढ़ने के अलावा जो किस टाइम मिलता था, मैं उनकी सोशल एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहा था। जी वो भी जी। मेरा एक पार्ट, मैं क्लास में टॉप करता था। बिल्कुल। फर्स्ट मेरा ही आता था उस वक्त, फर्स्ट और सेकंड थर्ड की ये हुआ करता था। जी जी लेकिन पढ़ाई में सब कुछ होने के बावजूद भी सोच तो ऊंची होती है। जो आदमी पढ़ने में ठीक होता है उसकी सोच लंबी होती है, वो लंबी छलांग मारना चाहता है। लेकिन उस छलांग मारने में उसके पैरों में कितना दम है, सामाजिक परिवेश कैसा है, पारिवारिक परिवेश कैसा है, ये सब चीजें बिल्कुल मिल करके तब छलांग मार सकता है कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राज के बदले वनगमन या धारण करना बलकल भेष, राम का यह त्याग नहीं था, माँ पिता का था आदेश। क्या बात है। पर भरत स्वयं त्यागे हाथ आया राज। पर पर कर्तव्य समझ करते रहे राज का सब काज। महल त्याग कुटी में रहना, धारण करना बलकल भेष। बिल्कुल। नमस्कार, मैं सुस्मित सौरभ। भारतवर्ष एक देश जहां राम तो भगवान के रूप में पूजे जाते रहे हैं, लेकिन भरत जो त्याग और भ्रातृ प्रेम की परिमूर्ति रहे, वो शायद कहीं खो से गए हैं। भगवान राम की कहानी हर कोई कहता है, पर भरत की बात कोई नहीं कहता। क्या भरत के त्याग का कोई मोल नहीं? आज की कहानी एक ऐसे बेटे की है जो रामायण के भरत जैसा है, नायक भी, सेवक भी और त्याग का मूर्तिमान उदाहरण भी। बिहार के सिवान जिले का गांव है लहेजी। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का सबसे छोटा बेटा। पिता कृषि परामर्शदाता थे, सो आमदनी इतनी नहीं थी कि 30 लोगों के संयुक्त परिवार का बोझ उठाया जा सके। लड़के का संघर्ष उसका प्रारब्ध बना, लेकिन उसी संघर्ष ने उसे मजबूत भी बनाया। घर में पिता के अलावा कमाने वाला कोई न था। फिर बच्चे ने एक संकल्प लिया। 1980 में गांव के विद्यालय से 11वीं की परीक्षा पास की और डीएवी कॉलेज सिवान में इंटरमीडिएट की पढ़ाई का संघर्ष जारी रहा, एक लॉज के जीवन के रूप में। दिन फिरे और 1982 में उस लड़के का वायुसेना की नौकरी के लिए चयन हुआ। घर का सबसे छोटा लड़का निकल पड़ा अपने पूरे परिवार से दूर, ताकि वो उन परिवार वालों के लिए खुशियां खरीद सके। वो फाइटर जेट्स के बीच अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था, लेकिन दिल में कुछ और भी चल रहा था। वो था पढ़ाई का जुनून। उसने अपनी शिक्षा जारी रखी, ड्यूटी और किताबों के बीच संतुलन साधता गया। देश सेवा के लिए उसे कुछ दिन फ्रांस में रहना पड़ा, लेकिन चाहे देश हो या विदेश, उसकी नजर हमेशा अपने परिवार और अपने मूल्यों पर रही। बड़े भाई राजनीति में जाना चाहते थे, उसने वहां भी बड़े भाई का अनुज भरत बनकर साथ दिया। प्रचार, रणनीति और हर मोड़ पर वह उनके साथ खड़ा रहा। नतीजा, भाई 2 बार सांसद बने। लेकिन उसने कभी अपना श्रेय नहीं चाहा। राम के अनुज भरत का चरित्र उसमें कहीं भीतर तक उतर चुका था। उसने राज्य नहीं मांगा, उसने सेवा मांगी। भरत की तरह सिर्फ भाई की खुशी को अपनी विजय मान लिया। और वही भरत का त्याग और मांडवी का मौन उसके लिए शब्दों में ढालने का जुनून बन गया। 10 वर्षों तक पत्नी और बच्चों से दूर रहते हुए अपने भरत चरित्र का गहराई में उतर कर लेखन आरंभ किया। फौज से 57 की उम्र में विदाई ली एक अधिकारी के रूप में। कुछ समय डीआरडीओ में भी काम किया, पर मन वहां भी न रमा। आज वो बेंगलोर में है, एकांत में, शब्दों में। भरत और मांडवी के मौन प्रेम, त्याग और प्रतीक्षा को साहित्य में उतारते हुए
कुछ लोग जीवन को सिर्फ जीते नहीं, वे उसे साधना बना देते हैं। ये कहानी है उस साधक की जिसने सिवान से उड़ान भरी, आसमान छुआ और फिर शब्दों में उतर आया। नमस्कार, मैं हूं सुस्मित सौरभ। एक सर्विसमैन डायरी में हमारे आज के मेहमान हैं एक सेवानिवृत्त फ्लाइंग ऑफिसर और एक साहित्यकार श्री प्रकाश यादव जी। सर नमस्कार। 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 कैसे हैं सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान की कृपा है, स्वस्थ हैं, सकुशल हैं और शांतिपूर्वक हैं। बात आती है सब, जब आप संयुक्त परिवार में सबसे छोटे थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी, उस समय क्या सोचते थे भविष्य को लेकर? देखिए, भविष्य में मैं कुछ करना चाह रहा था जी क्योंकि पढ़ने के मामलों में मैं ठीक था, कुल जी मिलाकर के सही था। ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा है, मेरा आत्मसम्मान बोल रहा है कि जी। मैं अपने क्लास में टॉप करता था। बिल्कुल। फर्स्ट मेरा ही आता था उस वक्त, फर्स्ट और सेकंड थर्ड की ये हुआ करता था। जी जी। लेकिन पढ़ाई में सब कुछ होने के बावजूद भी सोच तो ऊंची होती है। जो आदमी पढ़ने में ठीक होता है उसकी सोच लंबी होती है, वो लंबी छलांग मारना चाहता है। लेकिन उस छलांग मारने में उसके पैरों में कितना दम है, सामाजिक परिवेश कैसा है, पारिवारिक परिवेश कैसा है, ये सब चीजें बिल्कुल मिल करके तब छलांग मार सकता है कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस छलांग में कहीं ना कहीं मुझे कमजोर किया और मुझे ये जरूरत हुआ कि मुझे हायर एजुकेशन के जाने के बजाय आर्थिक सहयोग परिवार को करना चाहिए। जी। इसके पहले कि मैं पहला ये था कि पहला अटेम्प्ट किया था नौकरी के लिए, फर्स्ट इंटरव्यू और फर्स्ट रिटन एग्जाम दिया था, वो था एयरफोर्स का। जी जी। मेरा सिलेक्शन हो गया, 82 में मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। जी करने के बाद जी। परिवार को आर्थिक सहायता देना और अपने फ्यूचर के लिए भी अपनी इच्छाओं को भी दफन होने नहीं दिया। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मैं सैनिक बन गया तो मेरे अंदर जो साहित्यिक चेतना थी उसको मैंने जारी रखा। जी बिल्कुल। फाइटर एयरक्राफ्ट का सेवा करते हुए, फाइटर स्क्वाड्रन में मैक्सिमम पोस्टिंग रही, वहां सेवा करते हुए मैंने अपना काम जारी रखा। इंटर किया, ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन में मैं हिंदी रखा था, प्रिंसिपल हिंदी जी रखा था, एज ए सब्जेक्ट रखा था वो। जी। और पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं मुझे साहित्य के विषय में लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि पेट तो भरने के लिए हम नौकरी कर लेते हैं, बिल्कुल खाने बिल्कुल पीने बिल्कुल। के लिए, अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति जायज। करने के लिए हम नौकरी करते हैं, परिवार की आवश्यकताओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए हम नौकरी करते हैं। उससे हमारा क्षुधा तो भर जाता है, जी। लेकिन मानसिक भूख भी एक होती है। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल भूख बिल्कुल होती है सहमत हूँ। अपने कैरियर को लेकर के, अपने जी आप को एक्सपोज करने के लिए लेकर के। इसके लिए मैंने सोचा कि भाई भरत चरित्र लिखा जाए। जी मैं जी जी कहीं भी देखा, बहुत सारे किताबों को पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि भरत कहीं ना कहीं इग्नोर किए गए हैं साहित्य में, समाज में भी। ऐसा जी नहीं है जी कि साहित्य में ही उनको इग्नोर किया गया, उनको समाज में भी वो स्थान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। जी बिल्कुल। तो इस क्षेत्र में मैं काम करता रहा, उस इसलिए मुझे टाइम ज्यादा लगा इस पे रिसर्च करने के लिए, इसको कविता रूप में फॉर्म करने के लिए मुझे जी टाइम जी ज्यादा लगा। जी क्योंकि जी। लाइफ बिजी होता है, एक सैनिक का जो लाइफ होता है वो काफी टफ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मैं अपने करियर से समझौता किया, जो मुझे करना चाहिए था, जो करने के लिए सोच रहा था, वो बाधाएं मुझे नहीं करने दी। उसके बाद मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया, एक सैनिक का लाइफ बिताया। लेकिन ठीक है, कुल मिलाकर के मुझे इसके लिए कोई गिल्टी कॉन्शियस नहीं है। मैंने देश का सेवा किया है और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से सेवा किया है जिसमें कोई ये नहीं कर सकता कि ये लोग बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्टाचारी। बिल्कुल एक बिल्कुल। गर्व होता है कि मैं सैनिक रहा हूँ, एक सही गर्व बात। होता है कि मैं एक सैनिक अधिकारी हूँ। आज भी कहीं जाते हैं तो एक रेस्पेक्ट के भाव से देखा जाता है। जैसे ऐसा नहीं है कि ये तो भ्रष्टाचारी वाले ऑर्गेनाइजेशन से, ऐसा कोई नहीं कर सकता। जी जी। नहीं, जब भी जाहिर सी जरूरत बात है होती है, देश पुकारता है। कि देश की सेवा अपने तो आप ये में बात, बड़ी गौरव की जी अनुभूति है सर। जी, गौरव की अनुभूति होती है। कष्ट है, लेकिन जी जब तक आप कष्ट झेलेंगे नहीं जी तब तक आप गर्व की ये अनुभूति नहीं कर सकते। आज शुक्ला साहब अपना जीवन दांव पर लगा कर आकाश में गए थे जी। और वहां से जब लौटे हैं तब उनको गर्व फील हो रहा है। लेकिन बिल्कुल कितना बड़ा रिस्क लिए थे, एक रिस्क था ना। बिल्कुल तो जब बिल्कुल। सैनिक रिस्क लेता है तभी उसको रिस्पेक्ट मिलती है। बात की जी जाए सर, इतना जी। बड़ा परिवार था आपकी, इतनी सारी जिम्मेवारियां थी, अकेले कमाने वाला बनना, सबकी खुशियों का ध्यान रखना, कभी कभी मन में गुस्सा, थकावट या शिकायत, इस तरह की कुछ बातें आई आपकी? देखिए, परिवार मेरा कंबाइन था और मेरे फादर तीन भाई थे, तीनों भाई का परिवार कंबाइन था।
बहन, भाई, भतीजे सब मिल करके एक साथ रहते थे। आर्थिक तंगी थी, लेकिन प्रेम भाव बहुत उन्नत था, बहुत था। बहुत बिल, उन्नत था। बिल्कुल और बिल्कुल। उसका कहीं ना कहीं प्रभाव या संस्कार मेरे अंदर नहीं बल्कि मेरे परिवार के लोगों के अंदर भी है। जी जी आज भी वो परिवार बंटवारा नहीं हुआ है, कंबाइन नहीं है। जी जी अपना अपना घर बना करके लोग अलग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी बंटवारा नहीं हुआ, संपत्ति का जी बंटवारा जी नहीं जी। हुआ है। एक तो प्रेम है, कहीं ना कहीं ऐसा एक प्रेम है। प्रेम है। आर्थिक तंगी जी हाँ, जरूर रही, लेकिन प्रेम के बीच में कभी आड़े नहीं आई। आड़े नहीं आया। जी जी तो मुझे, जब मैं सर्विस में आ गया, तो कुछ कर्ज थे, परिवार के ऊपर कर्ज थे, बहनों की शादी के लिए लेकर के या कहीं कई मामलों को लेकर के। जी तो मैंने उसको भरपाई करने की कोशिश किया। उसके बाद से मेरे फादर खुद ही इम्प्लॉयड थे उस वक्त, खुद भी जी कर जी रहे थे। तो फादर कभी भी मुझसे पैसा नहीं मांगते थे। जी बिल्कुल। उनको आर्थिक तंगी नहीं थी, वो खुद मैं कमा रहा हूँ। लेकिन मेरे मेरे बड़े भाई पॉलिटिक्स में थे। उस वक्त वो पढ़ रहे थे, और उनको ये था कि मुझे सर्विस नहीं करना है, मुझे पॉलिटिक्स करना है। तो बिल्कुल। उनको मैं आर्थिक मदद करते रहा। जी जी और ये जी बात जी सही है, समाज में भी ये बात है कि मैंने आर्थिक अपने आप को आर्थिक तंगी में रहते हुए भी उनको आर्थिक मदद में करता रहा, ताकि वो प्रोग्रेस बिल्कुल कर सके। और बिल्कुल भगवान बिल्कुल। के आशीर्वाद से इसका फल मिला, जी और वो जी 2 बार सांसद बने। जी जी बताइए। जी इससे बड़ी गर्व की बात क्या हाँ। होगी। आपकी मेहनत रंग लाई। आपकी जो भी आर्थिक सहायता थी, कहीं ना कहीं एक अच्छे पथ पर गई, अच्छे पथ पर अग्रसर हुई, और उसका प्रतिफल आपको मिला। जी जी जी। बात करें सर अगले प्रश्न की, कि वायुसेना में जब आप आ गए, फाइटर स्क्वाड्रन जैसी व्यस्त जिंदगी थी आपकी, उसके साथ पढ़ाई जारी रखना, क्या कभी लगा कि खुद से ज्यादा आप दूसरों के लिए जी रहे हैं? इस तरह की कोई भावना आई आपके मन में? देखिए, ऐसा होता है कि हर एक आदमी की खुशी अपने अलग अलग होती है। ठीक है। जी फाइटर स्क्वाड्रन में अनशेड्यूल्ड लाइफ है, कब खाएंगे, कब सोएंगे, कब अपना फ्रेश होंगे, ये सब चीज अनशेड्यूल्ड है। उस वैसा लाइफ होते हुए भी एक गर्व होता है कि मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। और एक जॉब सेटिस्फेक्शन भी होता है कि मेरे वजह से फ्लाइंग हो रहा है, मेरे वजह जी से आज हम सुरक्षित हैं। एक गर्व फील होता है। इसके अलावा कभी भी मुझे ऐसा नहीं हो कि मैं दूसरे के लिए जी रहा हूं, नहीं नहीं, मैं अपने लिए जी रहा हूं। जी और जब आप दूसरे को मदद करते हैं, दूसरे को कुछ करते हैं, तो आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। बहुत बड़ी उसका बात है। रिवाज आपको मिले या न मिले, लेकिन आपको अंतरात्मा आपकी कहती है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। जी तो मुझे कहीं आत्मग्लानि या कहीं भी कुछ ऐसा भी नहीं लगा कि मैं दूसरे के लिए जी रहा हूं, मैं अपने लिए जिया। जी अपनी खुशी उसमें, अगर मैं किसी को आर्थिक मदद कर रहा हूं तो उसमें खुशी हो रही है मुझे। मुझे गर्व फील हो रहा है कि मैं इस योग्य हूं कि मैं दूसरे को मदद कर रहा हूं। सही सही तो बात। मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं दूसरे के लिए जी रहा। हाँ, मैंने त्याग किया है, ये बात सही है। अब जो एयरफोर्स के तरफ से जो पेमेंट मिलते थे, तो कहीं ना कहीं अपने आप को हम शॉर्टकट करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को कहीं ना कहीं दबाएंगे, तभी हम दूसरे को मदद कर सकते हैं। बिल्कुल ये चीज हुआ। लेकिन इस चीज के अलावा भी मुझे गर्व भी फील होता था कि चलो भाई, मैं अपने परिवार को मदद कर रहा हूँ। बिल्कुल 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 तो इसमें कोई ये नहीं है, ये कोई मेरी अपनी ये नहीं है, बल्कि उस परिवार से, उस समाज से जो संस्कार मिला था, उसी के अनुसार मैं काम कर रहा था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी जी नौकरी के दौरान आप फ्रांस जैसे देश में रहे, जो भी जी सर्विस की रिक्वायरमेंट्स रही, फिर भी आपने अपने मूल्यों को छोड़ा नहीं, उन मूल्यों से जुड़े जुड़े रहे। जाहिर सी बात है कि वहां आपने एक अलग समाज देखा होगा, लोगों का एक अलग स्वभाव देखा होगा। कैसे संभव हो पाया सब कि देखिए, कि फ्रांस में, जी 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 फ्रांस में मैं गया था। एक टोटम सिस्टम है, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ कि आप फ्रांस में जा करके और टोटम जैसे सब्जेक्ट पे स्टडी करके आइए, जिसका यूटिलाइजेशन आपको यहाँ पे किया जाएगा। उसके लिए मैं फ्रांस में गया था। और बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला, तो जो मुझे भारतीय समाज में नहीं देखने को मिलता है। जी जी जाहिर सी बात है। वहां जाने, जी हाँ, वहां जाने के बाद मुझे ये फील हुआ कि आखिर ये लोग इतना विकसित क्यों है। फ्रांस का जो डायमीटर है वो 1000 किलोमीटर का है। सोच लीजिए, अपने यूपी से भी छोटा है। जी लेकिन फिर भी वो इतना डेवलप क्यों है, फिर भी इतना उन्नत क्यों है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हमसे ऊपर क्यों है। बिल्कुल। इस चीज को स्टडी किया। मतलब मैं स्टडी के अलावा जो टाइम गुजर मिलता था मुझे पढ़ने के लिए, पढ़ने के अलावा जो किस टाइम मिलता था, मैं उनकी सोशल एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहा था। जी वो भी जी मेरा एक पार्ट था।
जी जी फ्रांस में मैंने देखा कि जी वहां का जो सामाजिक परिवेश है अपने जी यहाँ सर, से भिन्न है। बिल्कुल वहां लड़का भी काम करेगा, लड़की भी काम करेगी, सभी लोग काम करेंगे। बिल्कुल। यहाँ की ओल्ड एज वाले भी अपने यहाँ हैंडसअप कर देते हैं, वहां काम हो रहा है, कर रहे हैं वो जी लोग। जी तो वो जी जी, देश क्यों नहीं विकसित होगा, क्यों नहीं विकसित होगा? उनकी आर्थिक स्थिति क्यों नहीं सुधरेगी, क्यों नहीं वो बिल्कुल हम लोगों से अच्छा लाइफ जिएंगे? दूसरी बात कि अपने यहाँ है जो जीवन कल्चर है, खाए यहाँ फेंक दिए नहीं। अगर कोई पार्क में जा रहा है, कुत्ता लेकर जा रहा है, तो उसके हाथ में पॉलिथीन हुआ करता था कि कुत्ता अगर कुछ भी कर रहा है तो उसको उठाएगा, वो उसकी ड्यूटी जी जी बनती है। जी 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 अपने यहाँ तो इन चीजों के सामाजिक परिवेश में मैंने देखा कि फ्रांस के जो जीवन स्तर है वो जी, कहीं हम लोगों से बेटर जरूर है, सामाजिक परिवेश हमसे उनका अच्छा बिल्कुल जरूर है, इसलिए वो बिल्कुल। डेवलप किए हैं। तो जाहिर सी लेकिन बात है कि सब मिला करके जी। बाहर के देशों में जाके आपने बहुत जी सारी चीजें सीखी कि कैसे हम अपने जी देश को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, कैसे हम जी अपने आप को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, अपने आप को एक विकसित नागरिक बना सकते हैं, विकसित इंसान बना सकते हैं। जी जी सर। बात की जाए अगर अब आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि की, जाहिर सी जी बात है कि आपके बड़े भाई 2 बार सांसद रह चुके हैं। तो आपने अपने बड़े भाई को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ किया। क्या कभी लगा कि आपका अपना जीवन ठहर सा गया है? जीवन ठहरा नहीं, जी बल्कि थोड़ा बैकफुट पे रहा, दोनों में अंतर है। जी बैकफुट पे इसलिए रहा कि जो हमारी इनकम है उसमें से कुछ शेयर हम उधर दे रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि हमें अपनी आवश्यकताओं को शॉर्टकट करना होगा। ये बात सही है, प्रैक्टिकल बात बिल्कुल है। इनकम तो स्रोत, जो इनकम का स्रोत है वो लिमिटेड है, इतना आपको मंथली मिलना है। उस मंथली में आपको अपना परिवार का खर्चा करना है, अपना पर्सनल खर्चा है, जी और उसी में से आपको परिवार की तरफ, भाई की तरफ देखना है। तो कहीं ना कहीं शॉर्टकट रहा है मेरे अपने परिवार में, मैं अपने लिए शॉर्टकट रहा है, मेरे अपने जी बच्चों के जी, लिए, चाहे अपने मिसेज के लिए भी शॉर्टकट रहा है। लेकिन बिल्कुल इसका मुझे गर्व है कि मैंने शॉर्टकट रहकर सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जो मेरा कर्तव्य होता था कि अगर छोटा भाई कमा रहा है, अगर बड़ा भाई कमाता है, तो अपने यहाँ, पार्टिकुलर मैं बिहार से हूँ, बिहार में परवरिश होती है कि बड़ा भाई कमा रहा है तो छोटे का मदद करता है, छोटा कमा रहा है तो बड़े का मदद करता है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल सामाजिक परिवेश जरूरी भी है, और मैं इस पे गर्व फील करता हूँ कि मुझे बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। संस्कार और सामाजिक परिवेश मिला। मेरा जीवन थोड़ा सा कष्टमय रहा। जैसे आप ये ले लीजिए, जब वो एमपी थे 2009 से लेकर 2019 तक वो एमपी थे, तब मेरी पोस्टिंग थी आदमपुर में। जी मेरा परिवार रह रहा था बंगलोर में। एयरफोर्स में नियम है कि जहां आपकी पोस्टिंग वही क्वार्टर मिलेगा आपको। तो बंगलोर में मुझे अपने खर्चे पे क्वार्टर लेकर के परिवार को रखना पड़ा। बिल्कुल बच्चों की पढ़ाई, मेरा अपना आदमपुर का खर्चा, और बिल्कुल। उसमें सीएल क्यों नहीं मिलता था, मतलब क्वार्टर के बदले में जो पैसा मिलता है नहीं मिलता था, क्योंकि वहां जी जी क्वार्टर सफिशियंट अवेलेबल थे। तो आर्थिक तंगी रही उस जमाने में, 9 से लेकर के 19 तक, मैं 9 से और 19 तक रहा था, बाहर रहा था। जी जी तब तक मुझे बहुत आर्थिक तंगी हुई, लेकिन फिर भी मैंने कभी भाई से या किसी से भी नहीं कहा कि मुझे 2 पैसा का हेल्प कर दीजिए, जबकि उनके पास सफिशियंट था उस वक्त, बिल्कुल एमपी थे, बिल्कुल सब कुछ ठीक था। लेकिन बिल्कुल। मैंने कभी नहीं मांगा कि भाई जो मैं दिया हूं उसके बदले में आप मुझे कीजिए, नहीं, ये मेरा जी जी स्वाभिमान मुझे चोट पहुंचाता। बिल्कुल तो मैंने किया, और किया तो किया भगवान के दया से, जो अगर बल था तो बल का उपयोग किए, आर्थिक बल था तो उपयोग किए। अब उसके लिए मांगना या कहना कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ा सा थोड़ा चोट सा एक पहुंचाता। इसलिए क्या, जितना था बिल्कुल उतना में ही मैंने ये किया। जी लड़के जी। का इंजीनियरिंग कराना, पढ़ाई लिखाई, लड़की का पढ़ाई करना, लड़की का शादी करना, ये सब मैंने मैनेज किया भगवान के दया से, और आज सब कुछ ठीक है। जब भाई सांसद बने और लोग उन्हें सलाम करते थे, जाहिर सी बात है कि हमारे पूरे देश में नेताओं की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है और बड़ा ही आदर सम्मान होता है उनके, उनका समाज में, देश में। तो क्या कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि लोग केवल भाई के बारे में बात करते हैं, आपके बारे में कोई कुछ नहीं कहता? आपका परिवार आपकी भूमिका को किस हद तक महसूस करता था? ये बात प्रैक्टिकली आपने सही पूछा है। जी जी अब मैं बता देता हूं कि हम लोग जैसे, सभी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ और भी हुआ है। जैसे सांसद बनने के बाद, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने कम उम्र में ही सर्विस ज्वाइन कर लिया,
कम उम्र में ही ज्वाइन कर लेते हैं एयरफोर्स में। जी जी परिवार से तो आप अटैच रहते हैं, लेकिन सामाजिक परिवेश से आपका परिचय धीरे 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 खत्म होते जाता बिल्कुल है। जो बिल्कुल। यंग जनरेशन है, जो हमारे बाद की जनरेशन है, वो आपको भले नाम से जाने लेकिन पहचानती नहीं है। तो जब भी मैं घर जाता तो मेरा परिचय होता था कि ये ओम प्रकाश एमपी के भाई हैं, गब्बर जो मेरा भतीजा है उसके ये चाचा हैं, नकुल मेरा भतीजा है उसके चाचा हैं, मतलब जी जी उनके जी रेफरेंस से हमारा परिचय होता था। बिल्कुल बिल्कुल तो एक बिल्कुल। एक ये होती है कि कहीं ना कहीं हम सर्विस कर रहे हैं तो सामाजिक परिवेश मेरा कमजोर होते जा रहा है, ये बात प्रैक्टिकल सच्चाई है। है सर। और ये संभव, ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा परिचय अपना, मैं श्री प्रकाश हूँ, ये कम लोग जानते थे। मैं सो एंड सो का भाई हूँ, सो एंड सो का बिल्कुल चाचा हूँ, सो एंड सो का चाचा हूँ, यही मेरा बिल्कुल परिचय होता बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी गर्व होता था कि चलो भाई, मैं इस इस पोस्ट पे हूँ या जी इस तरह से हूँ कि लोग मुझे किसी न किसी बहाने तो जानते तो है ना। बिल्कुल, हमारी सामाजिक परिस्थिति अच्छी है। इस बहाने जी जब भले जी भले मेरे बड़े भाई उस पद पर हैं, एक गौरवमयी पद जी पर हैं, जिनके चलते मेरी जी, पहचान है, लेकिन हम पहचाने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। बिल्कुल, ये बात बात है, की जाए सर, ये अगर प्रैक्टिकल अगर भी है। अ, भरत और मांडवी के त्याग की, जाहिर सी बात है कि जब हमने रामायण पढ़ी, रामायण में हमें ये बताया जाता है कि भगवान रामचंद्र ने अपने परिवार के लिए त्याग किया, वन गए, लेकिन भरत की बात कोई नहीं करता। भरत की बात नहीं करता, भरत की पत्नी मांडवी की बात नहीं करता। तो उनके त्याग से इतना गहरा जुड़ाव और भरत के चरित्र की कल्पना, कि आप क्या आपकी ये आत्मकथा थी? क्या आप खुद को भरत के रूप में जीते रहे थे? देखिए, ये बहुत कठिन प्रश्न है। जी जी ठीक है, जी जी मैं भरत का चरित्र हूं या भरत, ये कहना ही मेरे लिए बड़ी दुभर की बात है। जी जी भरत का जो जीवन है, भरत का जो जीवन है, वो जी इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, जिसकी परिकल्पना मेरे जैसा छोटा आदमी कर भी नहीं सकता, उसके आसपास तक नहीं पहुंच सकता। जी जी मैं उसका एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि भरत के विषय में गुरु वशिष्ठ क्या सोचते हैं, भरत के विषय में राम क्या सोचते हैं। आप ये ले लीजिए कि वो लोग भी भरत से हार मानते हुए नजर आए हैं। मैं इस किताब में लिखा हूं, प्रस्तावना में भी मैंने लिखा है, जी प्रस्तावना में मैंने लिखा है, राज के बदले बनगमन, इस बात को ध्यान दीजिएगा। राज के बदले, मैं राम की शिकायत नहीं कर रहा हूं, जी ऐसा नहीं है। राम का मैं भक्त हूँ, राम को मैं आदर्श मानता हूँ, उनके जी पद जी जी चिन्हों को मैं अनुकरण भी करता हूँ। बिल्कुल समाज में सबसे ज्यादा कोई प्रभावशाली रहा है व्यक्तित्व तो वो है राम है। लेकिन कहीं ना कहीं भरत को इग्नोर करना मुझे खटका, और खटकने का ही ये हुआ कि मैंने किताब लिखना शुरू कर दिया। जी 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 राज के बदले बनगमन या धारण करना बलकल भेष, राम का यह त्याग नहीं था, माँ पिता का था आदेश। इस बात को ध्यान बिल्कुल दीजिएगा, बिल्कुल। त्याग राम का है, जी लेकिन उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में वो बन गए हैं, वो एक आदर्शता का फॉलो किए हैं कि मैं अपने माँ और बाप पिता का आज्ञा का पालन बिल्कुल करते हुए गए हैं। अदरवाइज अगर आज्ञा नहीं दी गई होती तो नेक्स्ट डे वो राजा बन रहे थे। त्याग तब होता है जब आपको सब कुछ मिल रहा है और जी आप उसको नहीं ले रहे हैं, तब जी वो तो बिल्कुल राजगद्द ग्रहण बिल्कुल ग्रहण कर रहे बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल। राज के बदले बनगमन या धारण करना बलकल भेष, राम का यह त्याग नहीं था, माँ पिता का था आदेश। क्या बात पर भरत स्वयं त्यागे हाथ आया राज, पर पर कर्तव्य समझ करते रहे राज का सब काज। महल त्याग कुटी में रहना, धारण करना बलकल भेष, है। बिल्कुल राम बिल्कुल। का यह त्याग था, नहीं किसी का था आदेश। क्या बात, दोनों में अंतर है। सर जाहिर सी बात भारत है। को, जाहिर सी बात है, सब कुछ मिल रहा था। जैसे धर्म के अनुसार सारी जो राजा बनने की जो प्रक्रिया थी, उस वक्त जो प्रक्रिया होती थी कि राजा किसको बनाया जाए, उसमें भरत सुटेबल बैठ रहे थे। गुरु का उनको आशीर्वाद प्राप्त था। जी कौशल्या माता राजमाता थी, वो भी बोल रही थी कि भरत राजा बन जाओ। माँ का तो था ही। पिता मरने के पहले बोल गए थे कि भरत को राजा बनाने में मुझे कोई एतराज नहीं है, केवल राम को तुम वनवास मत दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। जी जी उनका भी आदेश पालन था। जनता भी भरत को मान रही है, उनके आदर्शों से जनता प्रभावित है। मंत्रीगण भी बोल रहे हैं। सब लोग की मानना के बावजूद भी भरत ये बोल रहे हैं कि जी आप ये देखिएगा कि कितनी बड़ी बात वो बोल रहे हैं, मिल रहा जो राज मुझे, क्या इसमें क्या इसमें नहीं षड्यंत्र।
क्या यह होना चाहिए राज पाने का एक यंत्र? न केवल के कई पर आप सब होंगे जिम्मेदार, हुए इस अनर्थ का सब पर होगा पाप भार। चुप रहे आप अगर नहीं किए सिकवा गिला, थोपे थोपे हुए राजा को दिए अगर गद्दी तिला, चल पड़ेगी यह रीति संपूर्ण आर्यावर्त में, और धर्म नीति नियम गिर जाएगा गर्त में। बोलते हैं कि सब कुछ सही है, लेकिन क्या इसमें षड्यंत्र की बदबू नहीं आ रही है? राजा बन सकते थे वो, बिल्कुल लेकिन उस बिल्कुल आदमी का बिल्कुल सोच बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कि पूरे आर्यावर्त, आर्यावर्त में बोल रहा हूं तो उस वक्त इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सब, श्रीलंका, ये सब आर्यावर्त के अंदर आते जी थे। जी 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 उस जी। आदमी का सोच देखिए कि पूरे आर्यावर्त में षड्यंत्र, षड्यंत्र से राजगद्दी पाने का एक चलन चल पड़ेगा। सोचिए वो आदमी कितना त्यागी है। पहली बात, वो त्याग देते हैं कि नहीं राजा मुझे नहीं बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन उनको मिलता है जब राम ये बोल देते हैं कि तुम राजगद्दी ले लो, ये मुकुट तुम पहन लो और 14 वर्ष तुम राजा करना, आने के बाद मैं ले लूंगा। उस वक्त भी वो बन सकते थे राजा, कोई रुकावट नहीं था। लेकिन उस आदमी का ये देखिए कि अपनी पत्नी अपना महल त्याग करके कुटी में रह करके वहां से शासन व्यवस्था ऐसे करते हैं, जी ऐसी शासन व्यवस्था जिससे रामराज की नींव पड़ती है। सब लोग ये बोलते हैं कि रामराज राम ने लाया था। मैं कहता हूं और उसका प्रूफ है, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो मुझे तर्क देना होगा कि मैं जो बोल रहा हूं कहां से सत्य है। हम्म। रामराज रामराज जिसकी परिकल्पना है आम, उसकी नींव भरत ने रखी, खोद खाई नंदीग्राम। सही बात। अब इसका तर्क यह है कि इसके पहले जितने भी राजा हुए महलों में, आलीशान महलों में रहते थे, जी खाने के लिए 56 भोज करते थे, बिल्कुल बिल्कुल नृत्य बिल्कुल। होता था, मुकुट पहनते थे, सोने का सारा व्यवस्था होता था उनके लिए। भरत वो पहला राजा है आर्यावर्त का जिसने इनको सबको त्याग करके, और तब भी राजपाट ऐसा किया जिसमें राजपाट, उनके राजपाट में इस तरह की व्यवस्था थी, कोई भी अकाल मृत्यु नहीं हुआ था 14 वर्षों में, क्योंकि राजा पूर्ण प्रतापी है। अगर राजा पूर्ण प्रतापी होगा तो वहां पे भगवान भी साथ देते हैं, प्रकृति भी साथ देती है, और ये भरत के साथ हुआ। कोई अकाल मृत्यु नहीं हुई, कभी अकाल नहीं आया, कभी तूफान नहीं आया, कोई भी आपदा नहीं हुई 14 वर्षों में। बिल्कुल। ये भरत का पूर्ण प्रताप था। दूसरी बात, हम सैनिक हैं, एक बात को ध्यान दीजिएगा कि भरत का राजपाट कैसे होता था। जैसे आप ये मान लीजिए कि हम फौज में हैं, फौज में गार्ड ड्यूटी कौन करता है? छोटा छोटा आदमी। बाकी जो लोग हायर ऑफिशियल हैं आराम से सोते रहते हैं। जी भरत तो पहला राजा है जो रात में खुद प्रहरी बन करके अपनी देश की सुरक्षा करने के लिए तत्पर रहते थे। अब बिल्कुल जब मैं इस शब्द को कह रहा हूं तो इसका प्रमाण भी मुझे मिलना चाहिए, प्रमाण भी बिल्कुल देना चाहिए। बिल्कुल 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 अब बिल्कुल। प्रमाण ये है कि हनुमान जी जब ये लेकर के संजीवनी संजीवनी बूटी बूटी लेकर लाने के के लिए जा रहे थे। जा रहे थे तो जी भोर का समय था, जी भोर का समय था, और उस भोर के समय में तीर मार करके भरत जी ने हनुमान जी को गिराया था। बिल्कुल अगर बिल्कुल बिल्कुल। सपोज कीजिए कि वो सोए रहते तो क्या तीर मार देते? सही बात है। इसका मतलब कि वो सजग है आदमी, खुद ही प्रहरी बन करके अपनी सुरक्षा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल राजा मिलेगा कभी? बिल्कुल बिल्कुल। मिलना मुश्किल सर है, आज भी मिलना आप मुश्किल है। आप सेना में रहे, आपने एयरफोर्स की सेवा की, लेकिन जब आप बातें करते तो लगता है जैसे कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर पढ़ा रहा है और मैं उसको सुनता रहूं सुनता रहूं सुनता रहूं और ये वक्तव्य चलता रहे। पर हम अगला प्रश्न आपसे तो पूछना चाहेंगे सर, ये कि जब बात आती है फौज में, डीआरडीओ में काम करने वाला सब कुछ छोड़कर साहित्य में आ जाता है, आपने ऐसा ही किया। तो क्या लगा कि जो जब तक जो आपको तलाश थी, जिस चीज की तलाश थी, वो क्या अब जाके वो तलाश पूरी हुई है? क्या आपने अपनी आत्मा की आवाज अब जाकर सुनी है? अब बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है जी कि आत्मा की आवाज पहले से थी, लेकिन बाधाएं थी। बाधाएं ये थी कि एक फौजी हूं मैं, एक सैनिक हूं, सैनिक लाइफ को भी अगर जी जी सपोज कीजिए कि मैं दूसरे को उपदेश देता हूं कि मुझे ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, तो मेरे कर्मों से भी वो चीज उजागर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं दूसरे को उपदेश दूं कि नैतिक मूल्यों का पालन कीजिए, अनुशासन का पालन कीजिए, और जी मैं जी खुद ही नहीं हूं, जी तो जी इसकी जी। बात बनती नहीं।
तो उसमें भी मैंने अपने जो लोग मेरे साथ रहे हैं या काम किए हैं, आज भी उनका फोन आता है, आज भी मुझे अप्रिसिएशन मिलता है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने जो कुछ भी किया और इसके लिए मुझे मिला, रिवार्ड मिला, ऐसा नहीं है। जी मैं एक सिंसियर वर्कर था, ये गर्व से मैं कह सकता हूँ। और एक अच्छा टेक्नीशियन था, ये भी मैं अच्छे से कह सकता हूँ। जी, एक अच्छा सुपरवाइजर बना, ये भी मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जैसे बिल्कुल। मिग 29 में मैं इंस्ट्रूमेंट पे काम करता था, उसमें स्नैक कहीं भी आएगा, अगर मैं नहीं भी हूं तब भी टेलीफोनिकली मुझे कंसल्ट किया जाता था। मतलब मुझे अच्छी पकड़ थी उस फील्ड में, जिस फील्ड का मैं पैसा खा रहा था। तो कहीं ना कहीं उसमें उलझे होने का मतलब यह था कि मैं अपने विचारों को, जो मेरा आंतरिक मामला है, उसको मैं दबाना पड़ा मुझे। मुझे किताब पढ़ने के अलावा मुझे मैनुअल पढ़ते थे मिग 29 का, उसके विषय में जानना, उसकी जानकारी लेना, तो कहीं ना कहीं वो चीज बाधाएं थी। लेकिन अब रिटायर होने के बाद मैं पीसफुल हूँ और साहित्य के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। कलम जी पकड़, जी, अभी तलवार छोड़ करके मैं कलम पकड़ लिया हूँ, कहने का मतलब ये, जो बंदूक साहित्य अब हाथ में अंदर, नहीं है, अब कलम हाथ में। जो साहित्य जो अंदर चल रहा था, धीरे धीरे अब आपने उसको जी मूर्त रूप देना शुरू कर दिया, आपको समय मिलने जी लगा, आपको जी एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ, आप उस जी क्षेत्र में लीन होना शुरू हो गए। अब कोई समयाभाव जी नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसका जी प्रतिफल मिला और आप साहित्य रचना करते रहें जी और भरत चरित्र जैसा महाकाव्य कहें या प्रबंध काव्य कहें, उसकी आपने रचना की। जी जी। अगली बात की जाए अगर आपसे, पूछना चाहूंगा कि भरत की भूमिका आज के युवाओं को कैसे प्रेरित कर सकती है? क्या मर्यादाएं थी, क्या मूल्य थे उनकी भूमिका के, जो कि आज का युवा उनसे प्रेरित हो सकता है? इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जो आपने प्रश्न किया है, जी वो मेरी अंतरात्मा की इच्छा थी, इसलिए वो किताब लिखी गई। जी जी सीधी सी जी बात है। जी जी समाज में जी समाज में साहित्य का, जैसे आप फिल्मी दुनिया का ले लीजिए, जो टीवी में आजकल सीरियल दिखाया जा रहा है, उसका न्यूज दिखाया जा रहा है, उसका सबका प्रभाव पड़ रहा है, समाज में पड़ता भी है। जी, साहित्य का भी एक प्रभाव समाज में पड़ता है, इसमें कहीं बिल्कुल दो राय बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। आज के समय में भी आप ये देख लीजिए कि रामायण को एक धार्मिक पुस्तक ही नहीं, सामाजिक जब पंचायती होती है, उसमें तर्क दिया जाता है कि रामायण में ऐसा लिखा है इसलिए ऐसा होना चाहिए। जी, मतलब एक साहित्य का मतलब यह है, साहित्य का जो व्याख्यान है, वो सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए। सुंदरम। सत्य होना चाहिए, जी शिवम मतलब समाज के लिए कल्याणकारी होना चाहिए, और सुंदर मतलब अच्छे ढंग से प्रस्तुति उसकी होनी चाहिए। जी जी, इस बिल्कुल। तीनों क्राइटेरिया को रामचरितमानस पूरा करता है, इसलिए इतना पॉपुलर हुआ और समाज में उसका एक छाप भी पड़ा। जी जी जी। हाँ, तो वो लोग कहीं ना कहते हैं कहीं ना साहित्य। कि लिखने को तो बहुत सारे लोग लिखते हैं कि क्या बात रहे कि तुलसीकृत रामचरितमानस आज पूजा घर में रखा जाता है। जी हाँ, जी हाँ। जी इसलिए कि वो इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। जी आप देखिएगा, जब आप स्टेशन वगैरह पर जाएंगे, तो 10 रुपये 12 रुपये में नोवेल मिल जाते हैं, टाइम पास करने वाले नोवेल। क्या उसको निर्मला और अन्य उपन्यास जो प्रेमचंद्र लिखे हैं उसकी तुलना में रखा जा सकता है? कभी कतई नहीं, नहीं, कभी नहीं, कभी क्योंकि नहीं। वो इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जी जो सामाजिक परिवेश में सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए, वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जी इसलिए उनको ना आईएसबीएन नंबर मिलता है और ना उनको सामाजिक मान्यता मिलती है। जी, लेकिन वहीं प्रेमचंद्र लिख गए, उसकी सामाजिक मान्यता है, क्योंकि वो समाज के लिए हित में लिख कर गए हैं, बिल्कुल मनोरंजन बिल्कुल के लिए नहीं लिख कर गए हैं। बिल्कुल। साहित्य मनोरंजन का विषय नहीं है। नहीं। तो मुझे भी ऐसा लगा कि समाज में जो विकृतियां आ रही हैं, भाईचारा टूट रहा है, परिवार टूट रहा है, आपसी विवाद हो रहे हैं, भाई भाई को गोली मार देता है धन संपत्ति के लिए। जी ऐसे में समाज को दिखाया जाए कि आपकी संस्कृति क्या है, आपका जी, सभ्यता क्या है, बिल्कुल आप उससे भटक रहे हैं, बिल्कुल। हमें उसको फॉलो करना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए। जी, जब हम आपको सनातनी बोलते हैं कि मैं सनातनी हूं, तो सनातन का जो संस्कृति है, जो संस्कार है, उसको फॉलो करने का भी हमें ये जज्बा होना मिलता है, चाहिए, कर्तव्य बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल। जज्बा होना चाहिए। जी वो जज्बा टूटते हुए देखा मैंने, वो मुझे प्रभावित किया। तो मैंने भरत को चुना कि इस भरत को लेकर के मैं समाज में एक मैसेज दूं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी। ये मेरा भाई उद्देश्य का, था, न कि भाई पैसा के प्रति कमाना। क्या कर्तव्य बनता है, भाई जी का, हाँ, भाई जी, के प्रति प्रेम कैसा होता है, भाई कैसा को, होना चाहिए। भाई के लिए किस जी जी प्रकार त्याग की भावना रखनी चाहिए, सारी बातें समाहित होती है जी। भरत। समाई होती इसमें है, वो वर्णन है, जी सबके लिए है। जैसे गुरु कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, माँ जी कैसी होनी चाहिए, जी, ये सब चीज इसमें समाहित है। सब, और बिल्कुल। सबकी अपनी अपनी भूमिका क्या है, नाम है, सबकी अपनी अपनी व्याख्यान है, भूमिका। और उसके जी अंदर जी हाँ,
जी जैसे आप ले लीजिए, भरत के विषय में गुरु वशिष्ठ जो थे वो ये थे, त्रिकालदर्शी थे। जी मतलब तीनों काल की जानकारी उनके पास होती थी। जी वो भी भरत को गुरु मानते हैं। अब लीजिए कैसे। जी लिखा है एक जगह मैंने कि धन्य 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 भरत, तुम्हारा गुरु होने के नाते, वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, जी धन्य 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 भरत, तुम्हारा गुरु होने के नाते धन्य हुआ आज मैं तुम्हारा गुरु होने के नाते। बिल्कुल। मतलब भरत का चरित्र ऐसा है कि गुरु भी उनसे, इसका वजह क्या है कि भरत जैसे आम पब्लिक क्या है, जैसे सब लोग हैं, चाहे गुरु वशिष्ठ हुए कोई भी, धर्म का पालन करते हैं। जी धर्म जो लिखा है, वेद में जो लिखा है, रामायण में जो लिखा है, उसको अनुकरण करते हैं। भरत का एक ऐसा चरित्र है जिसको धर्म अनुसरण करता है। भरत जो कह देते हैं वही धर्म बन जाता है। जी भरत जो कह देते हैं वही धर्म बन जाता है, बिल्कुल। क्योंकि वो धर्म से ऊपर उठ जाते हैं। जी तो इसलिए समाज में ऐसा मैसेज जाना चाहिए, इसको लेकर के मैंने इस किताब की रचना की। जी जी जी। जिंदगी में बात करें प्रेम की, कहीं जी ना कहीं प्रेम का अपनी जिंदगी में बड़ा मायना है सर, बड़ा महत्व रखता है। मांडवी की चुप्पी और प्रेम, जी हाँ। जी क्या ये मांडवी आपकी पत्नी है? आज के परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो, आपकी आपकी संदर्भ में बात की जाए तो, आपकी लेखनी कहीं ना कहीं, आपकी लेखनी में कहीं ना कहीं चुप्पी उतर आई है, तो क्या इस मांडवी ने आपको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया? ये बात सही है। जी पहले जी आपने प्रश्न किया था कि जी क्या ये भरत चरित्र आपकी आत्मकथा है। जी मैं भरत नहीं हूँ, जी इस बात को मैं स्वीकारता हूँ और ये जी जी सत्य है। जी मैं ऐसी कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी भरत के आसपास मैंने प्रस्तावना में भी लिखा है जी कि रोम रोम पुलकित करने में, रोम रोम पुलकित करने में भरत नाम ही पर्याप्त। हम्म धन्य धन्य देश भारत, जिसमें जन्मे भरत अभिजात। हम्म। वैसे त्यागी का चरित्र लिख पाना हूँ बहू, जी कलम इतनी ताकतवर है मैं तुझ कैसे कहूँ। क्या बात। मेरी कलम इतनी ताकत नहीं है कि भरत के चरित्र को वर्णन कर सके। मैं परंतु भरत की तुलना तो अपने से कर ही नहीं सकता। जी 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 पर मैं तो धन्य हुआ भरत नाम मुख से लेकर, और धन्य धन्य हुआ उनके नाम पुस्तक देकर। बिल्कुल। लिख सकूं भरत चरित्र कलम नहीं इतनी बलवान, जी लिख सकूं भरत चरित्र कलम नहीं इतनी बलवान। जी तुच्छ जन क्या लिखेगा भरत भाव महिमा महान। भरत का चरित्र लिखना भी एक बड़ी मुश्किल काम है, इसलिए मैं भरत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं ये भी नहीं है। जी जी लेकिन जी ये जो आपने प्रश्न किया, इसमें जी मैं सही बोलूंगा कि मांडवी जो थी, और मांडवी पे जो कुछ मैं लिखा हूं वो मेरी पत्नी है। जी ये बात सही है। बिल्कुल अब बिल्कुल। पूछिए कैसे, कैसे जी इस जी। प्रश्न का तार्किक उत्तर होना चाहिए ना नहीं, जी। अगर कहा मैं कुछ जाता कह रहा है हूं कि तो पत्नी जो होती है या कोई स्त्री जो जी होती है, किसी जी पुरुष के पीछे बड़ी महत्व जी भूमिका अदा करती है, चाहे उसका बिल्कुल विकास बिल्कुल हो चाहे विनाश हो, बिल्कुल। किसी भी रूप जी में पत्नी जी का हाँ। या स्त्री का बड़ा ही महत्वपूर्ण अभिनय होता है, बहुत महत्वपूर्ण बिल्कुल भूमिका बिल्कुल। होती है। जी चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, जी बिल्कुल बिल्कुल दोनों बिल्कुल। चीजें हैं। जी मैंने पति को ऊंचाई तक भी पहुंचा सकती है, पति को गर्त में भी गिरा सकती है। जी बिल्कुल लक अपना है कैसी पत्नी मिलती है। बिल्कुल। तो इस जो प्रश्न आप किए हैं, जी उसका आधार यह है कि करीब करीब 10 सालों तक मैं परिवार से दूर रहा। बच्चों की पढ़ाई के लिए, अच्छी सुविधा देने के लिए, बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल सके, उनका करियर अच्छा बन सके, उसके लिए ये 10 वर्षों तक यही रही और मैं अपनी सर्विस करता रहा। उसमें कई बार ऐसा आया, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि उस स्थिति को भी हमने झेला है। और कहीं ना कहीं वो जो व्यग्रता थी, मेरी पत्नी हॉस्पिटलाइज है, ठीक है। जी। 20 जनवरी का जो आरडी परेड होता है उसमें MiG-29 का पार्टिसिपेट डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। जी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था। और मैं उस वक्त वारंट अफसर था, मैं इंचार्ज था उस चीज का, जो वारंट जी अफसर आईसी होते हैं उसका जी इंचार्ज था। जी मेरी पत्नी का फोन जाता है कि मेरा जो बीपी है वो 200 तक है। जी 120 वाला जो था वो 200 जी पहुंच जी गया जी था। जी 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 ये गई डॉक्टर को दिखाने के लिए, डॉक्टर बोला कि भाई आप चल कर कैसे आई हो, सीधे लेट जाओ यहीं पे, जी। और तब तक मुझे तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक कि बीपी नॉर्मल नहीं हो जाता है, चाहे ओके। 2 दिन लगे या 3 दिन लगे। जाहिर सी बात है। मेरी मिसेस
बच्चों को स्कूल भेज करके और डॉक्टर को दिखाने गई थी, और वहां जाने के बाद वो एडमिट हो गई, चाबी उसके पास है। लड़के बच्चे स्कूल से आएंगे तो कहाँ रहेंगे भाई, क्या करेंगे। पड़ोसी को फोन करके बच्चों को सेट किया गया, मिसेज वहीं पे शाम तक रही, जब उसका जी बीपी नॉर्मल हुआ तब डॉक्टर उनको छोड़ा था। जी जी। और मैं कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि मैं तो दूसरे काम में लगा हूं भाई। बिल्कुल। तो इस तरह की बहुत ऐसी चीजें आई, रात में जगना, इसको बीपी हो जाना, या इसके अंदर क्या भावनाएं चल रही है या मेरे अंदर क्या भावनाएं चल रही थी, इस चीज को ले करके मैं मांडव, अगर ये नहीं होती, मैं सही बोल रहा हूं कि अगर मेरी शादी नहीं होती तो मांडवी का वियोग वर्णन मैं नहीं कर पाता, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि वो अनुभव मुझे नहीं होता। जी और अनुभव नहीं होता तो कहीं से, जैसे जब आप थीसिस को लिखने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बुक का रेफरेंस लेते हैं। कहीं भी मांडवी के विषय में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मांडवी के विषय में, उसके वियोग वर्णन में, न रामचरितमानस में कहीं वर्णन है, न रामायण में वर्णन है, कहीं भी वर्णन नहीं है। ये प्योरली मेरी कल्पना है। और वो कल्पना आई कहां से, इस मिसेज की वजह से आई, मेरी पत्नी की वजह से आई। ये जब फोन करती थी, क्या दर्द हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, वही परिकल्पना ले करके मैंने अपना जी 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 जी। 24 पेज का है, 24 पेज का मांडवी व्यूह वर्णन। जी जी हाँ, जी ये जरूरी है कि मैंने कुछ कल्पना का भी सहारा लिया है जी जी। इसमें। नहीं, वो जैसे कहते उसका हैं ना व्यूह कि वर्णन जब कर, तक आप किसी चीज को प्रत्यक्ष देखते नहीं तब तक कल्पना करना संभव नहीं ना होता। संभव नहीं, तो संभव कहीं ना नहीं, कहीं संभव। आपकी पत्नी है जो बधाई की जी पात्र हाँ। हैं, वो आपके लिए जी प्रेरणा बनी और आपने इस प्रबंध जी काव्य की रचना की और यह रचना कर जी पाए। जी एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा सर। जी। क्या आज भी आपके मन में कोई अधूरी चाह है, कोई अधूरा संवाद है जो आप किसी से या समाज से कहना चाहते हैं? देखिए, समाज से कहने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन कोई इच्छा मेरे पास अधूरी नहीं है। बच्चों का सेटलमेंट हो चुका है, लड़कियों की शादी हो चुकी है, एक सेटल्ड लाइफ में जी रहा हूँ। जी कोई मुझे, लेकिन हाँ, समाज के प्रति जो होना चाहिए था, या जी अगर मैं फौज में नहीं आया होता, जी समाज में रहा होता, तो मैं कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन के साथ सामाजिक सेवा कर रहा होता। मुझे पॉलिटिक्स से नफरत है, सीधी सी जी बात है, मैं पॉलिटिकल परिवार से हूँ, ये बात सही है, लेकिन पॉलिटिक्स का जो छल कपट और ये सब चीजें हैं, वो मुझे रास नहीं आती। समाज सेवा और धार्मिक चीजों को, जैसे असली धार्मिक को, उन्माद वाला धार्मिक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, निस्वार्थ जो समाज सेवा सनातनी, जिसे कहते हैं, जिसमें जी हाँ, कोई समाज स्वार्थ ना सेवा हो, करना बस हम चाहते वो मैं समाज कर रहा में होता। लोगों की सेवा करना चाहते हैं, उसके उत्थान की जी बात हाँ करते हैं, हाँ लेकिन हमारे हाँ। अंदर कुछ पाने की लालसा नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल जी नहीं, समाज से कुछ लेने की इच्छा नहीं थी, समाज को कुछ देने की थी। मैं अपने करेक्टर से, अपने जी जी व्यवहारों से, अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करके एक सही रास्ता दे रहा होता। वो चीज जी अधूरा है मेरे अंदर। जी जी जी। जी जाहिर सी बात है कि सर आज भी आप में अंदर कोई मलाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज भी आप साहित्य के माध्यम से समाज को कुछ न कुछ दे रहे हैं, एक भूमिका अदा कर रहे हैं। जो आपने रचना की, जो जीवन आपने जिया, हमारी युवा पीढ़ी पीढ़ी को, हम लोगों को या बाकी समाज के लोगों को ऐसा लगता है जैसे आप राम के अनुज भरत की भूमिका अदा कर रहे हैं। भूतकाल में भी आपने उस भूमिका का निर्वाह किया है और मुझे लगता है कि भविष्य में भी आप उस भूमिका का निर्वहन सफलतापूर्वक करते रहेंगे सर। मैं मिलने आया था एक फौजी से, लेकिन यहाँ पे मुझे एक साहित्यकार मिला जिसने काफी अच्छी अच्छी बातें बताई, काफी मार्गदर्शन दिया, एक भ्रातृ प्रेम के बारे में चर्चा की। उसने चर्चा की कि त्याग क्या है, उसने चर्चा की कि प्रेम क्या है, उसने चर्चा की कि जीवन क्या है, समाज कैसा होता है। आशा है कि आप हमारे स्टूडियो में फिर आएंगे जब हम आपको बुलाएंगे और इसी तरह का प्रोत्साहन, मार्गदर्शन देते रहेंगे सर। तब तक के लिए नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।